अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी पार्ट 2 पेपर 2 की अभी हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी क्या चीज़ है ये देखते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी विद कंसर्न विद द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माइन्यूट स्ट्रक्चरल अल्टरेशन इन टिश्यू एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज़। हिस्टोपैथोलॉजीज के वर्ड को ही देखें तो क्या हमारे पास हिस्टो कहते हैं टिश्यू को, और पैथो मीन डिजीज और लॉजी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं स्टडी। तो हिस्टोपैथोलॉजी का क्या मतलब हुआ हमारे पास, टिश्यू इन डिजीज कंडीशन, स्टडी ऑफ टिश्यू इन डिजीज कंडीशन। तो इस डेफिनेशन में भी वो यही बात कर रहा है, हिस्टोपैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी विच कंसर्न विद द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माइन्यूट स्ट्रक्चरल अल्टरेशंस इन टिश्यू एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज। मीन कि हिस्टोपैथोलॉजी हमारे पास पैथोलॉजी की वो ब्रांच है जो कंसर्न कर रही होती है विद द स्टडी ऑफ माइन्यूट स्ट्रक्चरल अल्टरेशन। डिजीज़ की वजह से टिश्यू में जो थोड़ी बहुत भी चेंजेस आती है स्ट्रक्चर में, टिश्यू के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रही हैं इवन कि वो माइन्यूट भी हों, तो उनकी स्टडी से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी। और इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं द स्टडी ऑफ चेंजेस इन टिश्यू कॉज्ड बाय डिजीज़। किसी डिजीज़ की वजह से टिश्यू में क्या क्या चेंजेस आई हैं वो स्टडी करने को हम कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। इसमें दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऑटोप्सी क्या है हमारे पास, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। मीन के टिश्यू, हिस्टोपैथोलॉजी में हम टिश्यू को स्टडी करेंगे, टिश्यू का पार्ट लेंगे, तो वही पार्ट अगर हम लोग किसी डेड बॉडी से लेंगे, मीन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करेंगे टिश्यू का, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोप्सी। और एनिमल टिश्यू बायोप्सी, रिमूवल ऑफ अ पीस ऑफ टिश्यू और अ सैंपल ऑफ सेल्स। वही किसी लिविंग बॉडीज के, मीन एनिमल टिश्यू जो लिविंग बॉडी हो, वहाँ से जब हम लोग पीस ऑफ टिश्यू लेंगे और उसे स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या नाम देंगे, बायोप्सी का। हिस्टोपैथोलॉजी में सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं, ज़ाहिर आप माइक्रोबायोलॉजी में आपने देखा सैंपल कलेक्शन अलग है, हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं। स्वैब मेथड है हमारे पास, सिंपल ब्लड कलेक्शन भी करते हैं, CSF करते हैं, उसके अलावा और भी मेथड हैं। इसी तरह हीमाटोलॉजी में हम लोग वेनी पंक्चर या कैपिलरी पंक्चर करते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजी में भी हमारे पास सैंपल कलेक्शन की टेक्निक्स होती हैं। तो फर्स्ट क्या है, स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू एज अर्ली एज पॉसिबल। आपने स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू लेना है जितना जल्दी पॉसिबल हो। पीस इज रिमूव विद द शार्प नाइफ इन अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन। और वो टिश्यू पीस आपने कैसे लेना है, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के हिसाब से, मीन अकॉर्डिंग टू द पैथोफिजियोलॉजी और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो है वो विद द नाइफ आपने वो टिश्यू सैंपल रिमूव करना है। साइज ऑफ पीस शुड बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर टू अचीव बेटर पेनिट्रेशन ऑफ द फिक्सेटिव। नॉर्मली सर्जन जो है वो हमें टिश्यू का सैंपल लेके देते हैं पेशेंट से, उसके बाद जो हमारे पास टिश्यू सैंपल आया है, इवन कुछ केसेस में हमारे पास आर्गन भी आते हैं, तो आगे फर्दर हम उस टिश्यू को कट ऑफ कर लेते हैं इनटू 1 सेंटीमीटर के साइज़ में। मीन अगर इट सेल्फ लेना है, छोटा पीस ले रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर कम से कम लेना है। और इन केस हमारे पास सैंपल ज़्यादा आ रहा है तो उसको आपने कट ऑफ कर लेना है इनटू साइज़ ऑफ 1 सेंटीमीटर, क्योंकि आगे हम लोगों ने पढ़ना है फिक्सेटिव, फिक्सेशन हो सके हमारे टिश्यू की प्रॉपरली, उसे हम फिक्स कर सकें, क्योंकि उससे बड़ा साइज़ होगा तो वो फिक्स नहीं होगा। वॉशिंग द स्पेसिमेन विद नॉर्मल सलाइन टू अचीव मैक्सिमम पेनिट्रेशन ऑफ फिक्सेटिव। जैसे ही टिश्यू सैंपल आपके पास आया तो उसकी वॉशिंग देनी है विद नॉर्मल सलाइन, ताकि हमारे पास उसमें फिक्सेटिव अच्छी तरीके से उसके अंदर जा सके। तो फिक्सेटिव जितना अच्छे तरीके से अंदर जाएगा उतना ही ज़्यादा हमारा टिश्यू ज़्यादा प्रिजर्व रहेगा। तो अपने टिश्यू को प्रिजर्व करने के लिए हम लोगों ने ये स्टेप्स करने हैं। At the time of tissue collection, it should be kept in mind that the representative tissue piece should include the part of lion and a part of normal tissue. मीन जब टिश्यू कलेक्शन, जब पेशेंट से आप टिश्यू ले रहे हैं तो उस वक्त आपने ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि जब वो टिश्यू पीस ले रहे हैं तो वो ऐसे तरीके से लें कि वो जहाँ पे लायन बना है, जो अफेक्टेड एरिया है, वहाँ से भी कुछ पार्ट आए, और उसके साथ साथ जो उसके इर्द गिर्द का नॉर्मल टिश्यू रीजन है वहाँ से भी कुछ हिस्सा टिश्यू का हमारे पास आए, ताकि हम उसे बाद में कंपेयर कर सकें। और दूसरा ये भी है कि ये देख सकें कि ये लायन, फॉर एग्जांपल कैंसर्स वगैरह के केस में
वो चीज़ जो नॉर्मल लग रही है तो वो हम देखेंगे बाद में कि वहाँ तक वो चीज़ स्प्रेड तो नहीं हुई है। टिश्यू शुड बी कलेक्टेड डायरेक्टली इन द फिक्सेटिव एंड इन नॉट इन एनी अदर पॉट और वाटर। अब टिश्यू जो आप लेंगे तो वो टिश्यू का जो पार्ट है वो आप डायरेक्टली जो है उसके बाद फ़ौरन से किसी फिक्सेटिव में रखेंगे। फिक्सेटिव नॉर्मली फार्मलिन में रख लेते हैं लैब से, जब वो डिमांड करते हैं कि फार्मलिन दे दें, क्योंकि टिश्यू सैंपल जैसे ही कलेक्ट करते हैं उसे फ़ौरन से आपने किसी ड्राई पॉट में या वाटर में नहीं रखना, फार्मलिन में रखना है। लेबलिंग, टिश्यू इज occupied by a tag of label bearing the lab number given to specimen at start through all the stages। टिश्यू सैंपल जब लिया उसके ऊपर नाम और उसके अलावा बाकी हिस्ट्री के साथ साथ आपने लैब नंबर मेंशन कर देना है, क्योंकि टिश्यू सैंपल वो चीज़ है जो हम बार बार पेशेंट से रिमूव नहीं कर सकते। ये एक छोटी सी सर्जरी से ही निकल रहा है, वहाँ पे कट लगा रहे हैं आप, तो इस वजह से आपने उसे प्रॉपरली लेबल करना है विद द लैब नंबर और डिमांड क्या है। जो टिश्यू सैंपल आया है मीन बायोप्सी आपने करनी है तो उस पर डिमांड क्या है उसकी। थिन वाइट कार्ड विद राइटिंग इन सॉफ्ट पेंसिल withstand all the fluid used in the tissue processing। फिर आप अकॉर्डिंग टू द डिमांड, हमारे पास क्या डिमांड है बायोप्सी की, उसके लिए बायोप्सी सैंपल आया है तो क्या डिमांड है, फर्दर हम लोगों ने जो हिस्टोपैथोलॉजी करनी है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, उसके साथ एक पेपर पे सारी डिटेल लिख लेनी है। वो सारी डिटेल किसके बारे में होगी कि हमने कैसे टिश्यू को फिक्स किया। फॉर एग्जांपल फार्मलिन में किया है तो हम लिखेंगे कि फार्मलिन में फिक्स किया है, कितने % फार्मलिन यूज़ किया है, कितने टाइम के लिए किया है। उसके बाद टिश्यू प्रोसेसिंग जैसे जैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास अगर मैनुअल करें तो डेज़ के हिसाब से ये प्रोसीजर जाता है, तो वो पेंसिल के साथ आपने पेपर के ऊपर साथ साथ एडिटिंग करते जाने हैं जो स्टेप करते जाएंगे। सैंपल कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, कि सैंपल कहाँ से कलेक्ट किया है, कैसे उसको प्रिजर्व किया है, टिश्यू प्रोसेसिंग में कौन कौन से स्टेप किए हैं, कितने टाइम के लिए किए हैं, वो सब कुछ आपने उस पेपर के ऊपर मेंशन करना है। अब आते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग की तरफ कि टिश्यू को प्रोसेस कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास हमेशा जो है वो एक चीज़ होती है ग्रॉस एग्जामिनेशन। मीन टिश्यू आपके पास आया तो वो हमारे पास क्या हो जाता है ग्रॉस एग्जामिनेशन। ग्रॉस एग्जामिनेशन में आप फिजिकली उस टिश्यू के सैंपल को देखते हो कितने साइज़ का है, उसका साइज़, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, कौन सा बॉडी पार्ट है और कहाँ से लिया गया है, किस टाइम रिसीव हुआ है और किस चीज़ में फिक्स होके आया है, ये सारी डिटेल आप लेबल करेंगे। तो ये हमारे पास इन डिटेल आप लेबल कर लेंगे और इसे कहते हैं ग्रॉस एग्जामिनेशन। मीन फिजिकली आपने उसको देख के और उसके बाद उसका रिकॉर्ड रख लिया, तो ये हमारे पास होता है ग्रॉस एग्जामिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारे पास वो है टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग में हम लोगों को सबसे पहले फिक्सेशन करनी पड़े। टिश्यू प्रोसेसिंग एक्चुअली हमारे पास एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स आते हैं कि टिश्यू हमारे पास आ गया, टिश्यू का सैंपल आया है, मीन फॉर एग्जांपल बायोप्सी सैंपल आया है, तो उसे फर्दर हमने कैसे प्रोसेस करना है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1 हमारे पास क्या है, फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, टिश्यू को प्रिजर्व करना। It is a process by which the constituents of the cell and therefore of tissue are fixed in a physical and partly in a chemical state। फिक्सेशन क्या है, हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने सेल और टिश्यू और टिश्यू के सेल्स के कंस्टिट्यूएंट को प्रिजर्व कर लेते हैं। किस तरह प्रिजर्व करते हैं कि उनकी फिजिकल और उनकी केमिकल स्टेट जो है वो फिक्स रहे, चेंज ना हो। मीन इन केस आप किसी ऐसे सोल्यूशन में डाल रहे हैं जहाँ पे टिश्यू श्रिंक हो गया है तो उसका साइज़ आप लोगों के पास एग्जैक्ट नहीं आएगा, या इन केस टिश्यू स्वेल हो गया तो हमारे पास टिश्यू की फिजिकल भी और उसकी केमिकल नेचर भी प्रिजर्व रहे, उसे हम क्या कहते हैं, फिक्सेशन। द प्रिजर्वेशन एंड हार्डनिंग ऑफ अ टिश्यू सैंपल टू रिटेन एज नियरली एज पॉसिबल द सेम रिलेशन दे हैड इन द लिविंग बॉडी। जैसे लिविंग बॉडी में वो टिश्यू था उसकी वही प्रॉपर्टीज़ मेंटेन करने के लिए जो हम सोल्यूशन यूज़ करके जो प्रोसेस करते हैं जिसकी वजह से टिश्यू हमारे पास प्रिजर्व होता है और थोड़ा सा उस वक्त हार्ड भी हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिक्सेशन।
Hardening of the organ in such a way that its original form is retained and its constituent do not spread out while cutting. हार्डनिंग से क्या होगा कि हमारे पास टिश्यू की जो ओरिजिनल स्टेट है वो रिटेन रहेगी और वो ड्यूरिंग कटिंग जो है वो हमारे पास स्प्रेड नहीं होगा इधर उधर। प्रॉपर्टीज ऑफ फिक्सेशन, या हम लोग ये भी कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुड फिक्सेटिव, कि फिक्सेटिव जो है हमारे पास कौन से फिक्सेटिव को हम कहेंगे कि ये गुड फिक्सेटिव है। तो टू प्रिवेंट ऑटोलिसिस एंड पोर्ट्रीफेक्शन मीन कि हमारे पास फिक्सेशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं या क्या यूज़ है कि ये हमारे पास ऑटोलिसिस को प्रिवेंट करता है। मीन सेल की जो लिसिस होती है, ज़ाहिर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इन केस हम लोग टिश्यू को फ्री फॉर्म में छोड़ देंगे तो टिश्यू के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके कंटामिनेट होंगे, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी लिसिस करेंगे। तो क्या होगा, टिश्यू को प्रिजर्व करने का पर्पस क्या है, टिश्यू को फिक्स करने से क्या होगा, प्रिवेंट ऑटोलिसिस, जो सेल खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा होता है वो बच जाता है। एंड पोर्ट्रीफिकेशन, और पोर्ट्रीफेक्शन मीन कि सेल जो है वो अपनी ओरिजिनल उसकी जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहती है, उसकी मीन जो उसका ग्लव सड़ाव है वो वहाँ पे प्रिवेंट हो जाता है। रैपिड एंड इवन पेनिट्रेशन, जल्दी मीन रैपिड एंड इवन पेनिट्रेशन मीन के आगे हम लोग जो जितने भी स्टेप्स करेंगे, फॉर एग्जांपल करेंगे डिहाइड्रेशन करेंगे, तो वो सारे के सारे सॉल्यूशन उसमें इजीली पेनिट्रेट हो सकें। टू प्रिजर्व सेल्स एंड टिश्यू इन अ लाइक मैनर एज पॉसिबल, जैसे टिश्यू हमारे पास लिविंग स्टेट में था उसी तरह उसको जितना मुमकिन हो सके प्रिजर्व करना होगा। एलिमेंट्स दैट आर टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड मस्ट रिमेन इन मैक्सिमम कंसंट्रेशन एंड प्रिसाइज लोकेशन। अब जो हमारे पास डिमांड आई है टेस्ट के लिए, जो मीन बायोहिस्टोपैथोलॉजी में जो डिमांड आई है, इन केस जो चीज़ हमने डेमोन्स्ट्रेट करनी है, जिसके बारे में हमने बताना है, तो उसे मैक्सिमम हद तक हमने उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है और उसकी जो ओरिजिनल लोकेशन है वो भी मेंटेन रहे। स्टेबलाइज लेबाइल एलिमेंट्स, और जितने भी हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं टिश्यू में जो लेबाइल हैं उनको भी स्टेबलाइज करना है कि वो स्टेबल कंडीशन में रहे। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है फिक्सेटिव की कि प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने फिक्सेटिव ऐसा यूज़ करना है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंटामिनेशन को प्रिवेंट करे। अच्छा, नेक्स्ट, मस्ट बी रिजिड टू अलाउ सेक्शनिंग, और टिश्यू को जब प्रिजर्व करें तो फिक्सेशन से क्या होता है कि ये टिश्यू हमारे पास रिजिड हो जाता है, सख्त हो जाएगा, तो उसके स्लाइसेस, उसके सेक्शंस बनाने इजी होंगे। आपके पास सिंपल एग्जांपल दूंगी कि गोश्त का पीस आता है तो आपने उसके सेक्शंस बनाने हैं, थिन सेक्शंस बनाने हैं। तो इन केस आपने वो थिन सेक्शन, आपके पास वो गोश्त आपके पास ऐसी फॉर्म में है जो नॉर्मल उसकी होती है हमारे पास इंटेग्रिटी, तो वो सेक्शंस मुश्किल होंगे। वही इन केस हम उसे फ्रीज कर लें, वो हार्ड हो जाता है, रिजिड हो जाएगा, तो फिर हम उसके अगर स्लाइसिस बनाएं उस गोश्त की तो वो हमारे पास ईजी होंगे। इसी तरह सेम कंडीशन होती है टिश्यू के साथ कि टिश्यू को भी हम लोग हार्ड कर लेते हैं, रिजिड कर लेते हैं, ताकि सेक्शनिंग जो है बाद में हम लोगों ने टिश्यू के सेक्शंस बनाने होते हैं, स्लाइसिस बनाने होते हैं, तो वो स्लाइस जो है वो हमारे पास इजीली बन सकें। मस्ट अलाउ स्टेनिंग, फिर हम लोगों ने टिश्यू को एग्जामिन करने के लिए ज़ाहिर है डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने देखने हैं अपने टिश्यू में, उसके अलावा कैंसर सेल्स देखने हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें स्टेन करना पड़ेगा टिश्यू को, ताकि कंट्रास्ट क्रिएट हो और हमें एग्जामिनेशन ईजी हो। तो फिक्सेशन में हमारे पास जो आइडियल फिक्सेटिव होता है वो स्टेनिंग की एबिलिटी को इन्हांस करता है। ऑप्टिकल कंट्रास्ट मस्ट बी इंड्यूस फॉर द मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन, वही बात कि हमारे पास जो कंट्रास्ट है स्टेनिंग की वजह से जो कंट्रास्ट क्रिएट हो वो हमारे पास ऐसी क्रिएट हो कि हमारा एग्जामिनेशन ईजी हो जाए। अलाउ लॉन्ग स्टोरेज, और फिक्सेटिव ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपने टिश्यू को फिक्स करें तो वो लॉन्ग टाइम के लिए हम उसे स्टोर कर सकें, हमें बार बार जो है वो हर दूसरे तीसरे दिन टिश्यू सैंपल ना चाहिए हो, क्योंकि टिश्यू की जो स्लाइड्स बनी होती हैं वो सालों तक जो है वो स्टोर की जाती हैं, तो फॉर ईयर्स जो है वो स्टोर करने के लिए हमें ऐसा फिक्सेटिव चाहिए होता है जो उसकी इंटेग्रिटी को फॉर ईयर्स मेंटेन भी करे। कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव्स,
नॉर्मली हम लोग मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 10% फॉर्मलिन सोल्यूशन। ये मोस्टली और मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला फिक्सेटिव है लैब में, क्योंकि इसकी क्वालिटीज़ ये हैं कि ये हमारे पास प्योर फॉर्म में हम फार्मलिन यूज़ नहीं करते क्योंकि वो टिश्यू को ज़्यादा हार्ड कर देता है। तो 10% फार्मलिन मीन कि हमारे पास 90% जो है वो नॉर्मल सलाइन होगा और 10% उसमें फार्मलिन होगा। तो ये जो हमारे पास 10% फार्मलिन है यही मोस्टली यूज़ करते हैं लैब में, क्योंकि ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंटामिनेशन को भी प्रिवेंट करता है, टिश्यू को ज़्यादा हार्ड भी नहीं करता, ज़्यादा स्वेल भी नहीं करता। फिर ये हमारे पास टिश्यू में जितने भी कंटेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास वहाँ पे लिपिड्स है, ग्लाइकोजन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट अदर सेल्स हैं, तो उन सब को ये मेंटेन कर लेता है। दैट्स वाई हम लोग मोस्टली जो है वो 10% फार्मलिन सोल्यूशन यूज़ करते हैं। फिर ये हमारे पास इजीली हमें अवेलेबल भी होता है, चीपर भी है, तो दैट्स वाई हम इसको यूज़ करते हैं। स्टेनिंग को भी इन्हांस करता है। नेक्स्ट है बफर्ड नेचुरल फार्मलिन सोल्यूशन। न्यूट्रल फार्मलिन सोल्यूशन जो है मैंने अभी आपको बताया है कि बफर्ड फॉर्म में न्यूट्रल फार्मलिन सोल्यूशन भी यूज़ करेंगे। फार्मलिन अल्कोहल भी यूज़ करते हैं जब हमारे पास डिमांड सिर्फ किस चीज़ की हो कि हमने टिश्यू में ग्लाइकोजन और साइटोप्लाज्म के बारे में सिर्फ बताना हो, तो ये हमारे पास फिर उस टाइम पे हम लोग अल्कोहलिक फार्मलिन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ग्लाइकोजन को और साइटोप्लाज्म की फिक्सेशन बहुत अच्छे से करता है। जिंकर फ्लूइड यूज़ करते हैं किस केस में, बोन मैरो एस्पायरेट्स जब लिया हो तो उस केस में हम लोग जिंकर फ्लूइड जो है वो यूज़ करते हैं। बॉइंस फ्लूइड, एम्ब्रियोलॉजिकल स्पेसिमेन और पर्किंजी सेल्स, ये हमारे पास ऐसे स्पेसिमेंस हैं जिनके लिए हम लोग बॉइंस फ्लूइड यूज़ करते हैं। इसी तरह इथाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं फॉर ग्लाइकोजन, पिगमेंट्स, अमाइलाइड और हाइलीन, इलास्टिक फाइबर्स एंड बैक्टीरिया वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग इथाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी यूज़ करते हैं क्योंकि इससे फिक्सेशन जल्दी होती है, लेकिन ये क्या कर देता है, सेल्स को स्वेल कर देता है। पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स को तो प्रिजर्व करता है लेकिन न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो हैं उनको प्रिजर्व नहीं करता, इसीलिए कहते हैं कि बेस्ट हमारे पास 10% फार्मलिन होता है। बाकी ये सारे के सारे आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद करने हैं कि इनकेस एमसीक्यूज़ आ जाता है कि फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लाइकोजन कंटेंट बेस्ट फिक्सेटिव इज डैश, तो इस तरह से, या फॉर एग्जांपल आता है कि फॉर द बोन मैरो स्पायरेट्स बेस्ट प्रिजर्वेटिव इज डैश। तो ये चीज़ जो है ये आप लोगों ने फॉर द एमसीक्यूज़ याद करनी है। आपके कोर्स में तो फार्मलिन ही है लेकिन बाकी चीज़ें एमसीक्यूज़ में आती हैं, दैट्स वाई मैंने जो है यहाँ पे ऐड की हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड का इस तरह से एमसीक्यूज़ आ जाता है कि वो रैपिड फिक्सेशन करता है लेकिन उसकी जगह क्या करता है, सेल को स्वेल्स करता है, श्रिंक करता है। ये चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है। 10% फार्मलिन सोल्यूशन, 37% to 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है उसमें। 100 ml डिस्टिल वाटर, 900 ml इज मोस्ट कॉमनली यूज फिक्सेटिव। ये हमारे पास इसकी कंपोजिशन बता रहे हैं कि 10% फार्मलिन सोल्यूशन हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फिक्सेशन, फिक्सेशन इन केस हम अपने टिश्यू को प्रिजर्व कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टिश्यू की फिक्सेशन को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। इन केस हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो फिक्सेशन रेट भी इंक्रीज होता है, टिश्यू जल्दी फिक्स होगा, जल्दी उसका प्रिजर्वेशन होगी। लेकिन टेम्परेचर एक हद तक हम लोग इंक्रीज करेंगे तो फिक्सेशन रेट हाई होगा, लेकिन उससे ज़्यादा भी अगर हम लोग कहें कि आप जल्दी करें हम लोग फिक्सेशन, तो टेम्परेचर इन केस हम लोग उससे ज़्यादा कर देंगे एक स्पेसिफिक लिमिट से, तो क्या होगा कि टिश्यू के जो कंटेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे। ज़ाहिर अब एक चीज़ हीट जो है वो एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही टिश्यू जो है वो बियर कर सकता है, उससे ज़्यादा वो उसकी बैकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, मीन वो कुक होगा, सारा पक जाएगा। साइज ऑफ द स्पेसिमेन, साइज ऑफ द स्पेसिमेन फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया गया है कि हमारे पास 1 mm जो है वो उतना 1 सेंटीमीटर का वो साइज़ आप लोगों ने कर लेना है, क्योंकि उससे मोटा होगा तो फिक्सेशन प्रॉपर नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा थिक जो स्पेसिमेंस होते हैं वहाँ पे फिक्सेशन प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि टिश्यू बाहर से वो फिक्स हो जाता है लेकिन फिक्सेटिव प्रॉपरली अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर सकता। एज अ रिजल्ट टिश्यू अंदर से ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। वॉल्यूम रेशो, वॉल्यूम रेशो मीन कि
टिश्यू और फिक्सेटिव की रेशो कितनी होनी चाहिए। तो तकरीबन 1 पार्ट अगर टिश्यू है तो उसके 10 से 15 पार्ट जो है वो फिक्सेटिव का वॉल्यूम होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ फिक्सेशन का ड्यूरेशन इन केस अगर हम प्रॉपर नहीं देते, अगर इन केस ज़्यादा देंगे तो टिश्यू ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि फिक्सेटिव ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे रहेगा तो टिश्यू जो है वो हार्ड हो जाएगा, ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। लेकिन इन केस हम कम टाइम देते हैं फिक्सेशन की, जल्दी निकाल लेंगे, तो एज अ रिज़ल्ट टिश्यू प्रॉपरली फिक्स नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास चॉइस ऑफ फिक्सेटिव। तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड जो है वो हम लोग फिक्सेटिव का यूज़ भी जो है वो किस तरह कर रहे हैं, उसके लिए कितना टाइम चाहिए, ये चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन, कि उस फिक्सेटिव जो यूज़ कर रहे हैं उसका पेनिट्रेशन रेट क्या है। जैसे अभी हमने कहा कि हमारे पास ग्लेशियल एसिटिक एसिड का पेनिट्रेशन रेट हाई है, उसकी जगह हम जिंकर सोल्यूशन लें तो उसका पेनिट्रेशन रेट कम होगा। टिश्यू स्टोरेज, कि टिश्यू को कितने टाइम के लिए हमने स्टोर करना है। इन केस हमने 2 महीने के लिए करना है तो मे बी उसकी इतनी ज़्यादा फिक्सेशन जो है वो प्रॉपर नहीं नीड होगी एज़ कम्पेयर टू कि वो टिश्यू सैंपल जो हम लोगों ने 1 से 2 साल जो है वो स्टोर करना है। बफर एंड पीएच और बफर भी जो है वो अफेक्ट कर रही होती है फिक्सेशन के प्रोसेस को। नंबर 2 स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो टिश्यू प्रोसेसिंग में क्या था हमारे पास, फिक्सेशन, कि हमने अपने टिश्यू को प्रिजर्व करना है। अब टिश्यू हमारे पास प्रिजर्व हो गया है, दूसरा स्टेप है हमारे पास डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेट करना नॉर्मली भी आप सुनते हैं, हाइड्रेशन मीन वाटर और डिहाइड्रेट मीन रिमूवल ऑफ वाटर। टिश्यू में हमारे पास नॉर्मली क्या है, वाटर प्रेजेंट होता है, अब उसे हमने क्या करना है, रिमूव करना है। The purpose of dehydration to remove fixative and water from the tissue and replace them with dehydrating fluid. टिश्यू से, अब टिश्यू हमारे पास प्रिजर्व हो गया है, लेकिन जितने भी हम लोगों ने फिक्सेटिव यूज़ किए, फॉर एग्जांपल 10% फार्मलिन यूज़ किए तो वहाँ पे भी 10% फार्मल्डिहाइड था और 90% डिस्टिल्ड वाटर था। तो वो जो हमने वाटर उसमें डाला हुआ है और फार्मल्डिहाइड है, ये जो भी फिक्सेटिव है, उसको रिमूव करने के लिए हमें डिहाइड्रेशन का स्टेप करना पड़ता है। डिहाइड्रेशन क्यों करते हैं, ताकि ये जो एक्स्ट्रा इसमें हमारे पास वाटर है और ये जो एक्स्ट्रा फिक्सेटिव है ये हमारे पास रिमूव हो जाए। ये क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि आगे हम लोगों ने टिश्यू की सेक्शनिंग करनी होगी, तो सेक्शनिंग के लिए हमें कोई ऐसा मटेरियल उसके इर्द गिर्द चाहिए जो उसके साथ सपोर्ट के तौर पे रह सके। तो अब हमारे पास, क्योंकि सेक्शनिंग के आगे हम लोगों ने एक और स्टेप करना होता है ब्लॉकिंग का, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट नॉन पोलर थिंग्स। तो अब जो हमारे पास वाटर है वो तो हमारे पास पोलर है, इसलिए हम लोगों ने इसे रिप्लेस करना होगा विद डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड्स। There are a variety of compounds, many of which are alcohols. Several are hydrophilic, so attract water from the tissue. तो डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग कोई भी ऐसा कंपाउंड यूज़ करेंगे जो हाइड्रोफिलिक होगा, मीन वाटर लवर होगा, तो क्या करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करके टिश्यू से रिमूव कर देगा, मीन वाटर उसके साथ जो है वो जाके मिजिबल हो जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे हम लोग अल्कोहलिक यूज़ करते हैं। कौन कौन से हमारे पास टाइप ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, इथानॉल यूज़ करते हैं, मेथानॉल यूज़ करते हैं और एसीटोन। थर्ड स्टेप है हमारे पास क्लियरिंग। क्लियरिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्लियर करना। तो क्या क्लियर करेंगे इसमें, हमने वाटर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या डाला था, इथानॉल, मेथानॉल और एसीटोन। तो अब वो जो इथानॉल, मेथानॉल और एसीटोन, इनमें से कोई भी एक चीज़ डाली है उसे रिमूव करना है। उसे अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये हमने खुद से ऐड किए हैं, ये टिश्यू का पार्ट नहीं है, तो इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए हम जो स्टेप करते हैं उसे हम कहते हैं क्लियरिंग। इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट and replacement by some fluid which is miscible with the dehydrating agent and embedding medium. embedding medium में हम लोग नॉर्मली नॉन पोलर थिंग्स यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमें कोई ऐसी चीज़ यूज़ करनी होगी जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इथानॉल है या मेथानॉल है, उनको भी रिमूव करे और साथ में वो ऐसी नेचर का हो कि वो हमारे पास जो एम्बेडिंग मीडियम जो यूज़ करें हम उसके साथ मिजिबल हो। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ज़ाइलिन। ज़ाइलिन इज़ मोस्टली यूज फॉर क्लियरिंग।
ये हमारे पास एसीटोन, मेथनॉल और इथानॉल, इनमें से जो भी उसे भी रिमूव कर देगा। और ज़ाइलीन हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है, तो ये जो आगे हम लोग एम्बेडिंग मीडियम यूज़ करेंगे उसके साथ मिजिबल हो जाएगा। If xylene is not available, then benzene may be used for 3 or as its action of clearing is slower than xylene. इन केस हमारे पास आपके पास xylene अवेलेबल नहीं है तो आप लोग फिर जो है वो बेंजीन भी यूज़ कर सकते हैं। On complete clearing, the tissue becomes transparent. Then this should be transferred in paraffin wax for impregnation. अब क्लियरिंग के बाद क्या होगा, टिश्यू ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और इसे हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है एम्बेडिंग का, उसमें हम लोगों ने उसे फर्दर जो है वो वैक्स में इम्प्रेगनेट कर देना है। तो ये जो एक्चुअली हमने क्लियरिंग का स्टेप किया है वो किया ही इसीलिए है क्योंकि इथानॉल, मेथनॉल और जो वाटर थे वो हमारे पास पोलर हैं, तो वो हमारे पास वैक्स के साथ मिसिबल नहीं है। तो क्योंकि वैक्स हमारे पास नॉन पोलर है तो वैक्स के साथ वो मिसिबल नहीं थे, वाटर और इथेनॉल, मेथनॉल, इसलिए हम वाटर उसके साथ मिसिबल नहीं था। तो वाटर को निकालने के लिए हमने इथेनॉल यूज़ किया, फिर इथेनॉल को निकालने के लिए हमने क्या यूज़ किया, ज़ाइलीन या बेंजीन, इन दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ की क्योंकि ये ज़ाइलीन और बेंजीन वैक्स के साथ भी मिसिबल हैं। फोर्थ स्टेप है वैक्स इम्प्रेगनेशन, इनफिल्ट्रेशन या इनफिल्ट्रेशन भी हम इसको कहते हैं। तो अब टिश्यू जब क्लियर हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैक्स इम्प्रेगनेशन करेंगे। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच टिश्यू आर सराउंडेड बाय अ मीडियम सच एज एगर, जेलाटिन और वैक्स which when solidified will provide sufficient external support during sectioning। तो वैक्स इम्प्रेगनेशन का एक्चुअली पर्पस क्या है, ये हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम टिश्यू के इर्द गिर्द मोम लगा लेते हैं, वैक्स लगा लेते हैं, चाहे वो वैक्स हो, एगर हो या जेलेटिन हो, इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ टिश्यू के इर्द गिर्द लगा लेते हैं कि जब वो हम लोग उसे सॉलिडिफाई करें, जब वो सॉलिडिफिकेशन होगी उसकी, जब वो जमेगा तो टिश्यू की सेक्शनिंग जो है वो इजी हो जाएगी क्योंकि टिश्यू दरमियान में होगा तो टिश्यू के थिन स्लाइस जो हमारे पास वो बनेंगे, थिन पीसेस हमने बनाने हैं वो इजीली बन सकेंगे। अदरवाइज़ हमारे पास वो जो हमने कहा था कि इतना पतला टिश्यू का थिन, जैसे आप वो प्याज की झिल्ली देखते हैं ऊपर वो सफ़ेद जो होती है, तो उतना पतला सेक्शन बनाना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, टिश्यू के साथ पहले ही वैक्स लगा देते हैं टिश्यू के चारों तरफ और फिर उसे सॉलिडिफाई कर लेते हैं। जब वो वैक्स के साथ जम जाएगा तो हम वैक्स को काटते हैं, साथ साथ में वो टिश्यू भी पतले पीसेस में कटता जाता है और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस वैक्स को मेल्ट कर लेते हैं। जैसे ही उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो मोम जो है वो क्या हो जाएगा, वहाँ से मेल्ट हो जाएगा और जो टिश्यू का वो बारीक साइज़ का वो हमारे पास पीस है, वो हमारे पास प्याज के छिलके की तरह, वो जो प्याज की सफ़ेद झिल्ली नज़र आती है आप लोगों को, उस झिल्ली की तरह का वो पीस होगा। उसे हम लोग किसी फोर्सेप्स से या फिंगर के साथ जो है वो यूज़ करते हैं, नॉर्मली एल्ब्यूमन वगैरह वो यूज़ करके तो हम उसे पिकअप कर लेते हैं वहाँ से सैंपल से। क्या है, टिश्यू इज इम्प्रेगनेटेड विद मेल्टेड वैक्स, तो फिर क्या होता है, टिश्यू को मेल्टेड वैक्स से इम्प्रेगनेट कर लेते हैं, फिर उसे सॉलिडिफाई करते हैं तो ताकि सेक्शनिंग हमारे पास ईजी हो जाए। ये सारा स्टेप एक्चुअली होता क्या है कि डिहाइड्रेट करें, डिहाइड्रेट करने के बाद उसे क्लियरिंग करना है। आप लोगों ने यही चीज़ें याद करनी है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास कौन से हैं। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये एमसीक्यूज़ में आता है, इथानॉल है, मेथनॉल है या एसीटोन है। इसी तरह क्लियरिंग एजेंट हमारे पास ज़ाइलीन या बेंजीन यूज़ करते हैं और इम्प्रेगनेशन या इन्फिल्ट्रेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वैक्स यूज़ करते हैं इन मेल्टेड फॉर्म। फिर उसे सॉलिडिफाई करते हैं, सॉलिडिफाई करने के बाद जब वो जम जाता है तो उसकी सेक्शंस बनाते हैं, फिर उसे एक बड़ा सारा टब फॉर्म में, एक बड़ा सारा कंटेनर होता है, उसमें नीम गर्म पानी होता है, वहाँ पे हम अपने उस वैक्स लगे हुए टिश्यू को फेंकते हैं तो वहाँ से वैक्स क्या होती है, मेल्ट हो जाती है और टिश्यू के वो जो बारीक साइज़ के वो हमारे बने हुए हैं पीसेस, वो हम लोग पिकअप कर लेते हैं उस पानी से। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास पांचवा, ब्लॉकिंग या एम्बेडिंग। फॉर इम्प्रेगनेशन या डिस्पेंशन इनटू मोल्ड to depth more than adequate to cover the tissue block, the tissue is introduced with warm forceps। क्या करते हैं, अब टिश्यू को उसके बाद हम लोगों ने ब्लॉकिंग का स्टेप करना है। ब्लॉकिंग में
कि हमने टिश्यू के ब्लॉक्स बनाने हैं, मीन टिश्यू की स्लाइस बन के हमारे पास सेक्शनिंग होगी, वो पीसेस बने हैं तो उन पीसेस को हमने ब्लॉक्स में सेव करना है, मीन कैसेट्स जो बनाते होते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, वो हमारे पास वो टिश्यू को इंट्रोड्यूस विद वार्म फोर्सेप्स के साथ इंट्रोड्यूस करें, या आप लोग उसे हीट प्रोवाइड करें ताकि वो वैक्स हमारे पास मेल्ट होके वहाँ से रिमूव हो जाए। As soon as film of solid has formed on the surface, जैसे ही वो सरफेस पे वो फॉर्म बनेगी, मीन कि अब ब्लॉक्स बनाने के लिए आपने क्या किया, वो फॉर्म फोर्सेप्स के थ्रू वहाँ पे वैक्स जो है वो टिश्यू को अप्लाई किया। सबमर्ज्ड बीनीथ कोल्ड वाटर फॉर सॉलिडिफिकेशन ऑफ वैक्स। वैक्स पहले आपने क्या किया, मेल्ट फॉर्म में टिश्यू को लिया और उसके साथ मेल्ट फॉर्म में फोर्सेप की हेल्प से वो जो आपके पास मेल्टेड फॉर्म में वैक्स है वो आपने टिश्यू के ऊपर अप्लाई की। जब वो टिश्यू के ऊपर अप्लाई हो गई है तो फिर अब आपने क्या करना है, टिश्यू को ठंडे पानी में रखना है ताकि वो वैक्स वहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाए। पैराफिन ब्लॉक्स आर कूल्ड बिफोर सेक्शनिंग। तो पैराफिन ब्लॉक्स जो है वो हमारे पास जो है वो पैराफिन वैक्स एक्चुअली यूज़ करते हैं, इस वजह से उन्हें कहते हैं पैराफिन ब्लॉक्स आर कूल्ड बिफोर सेक्शनिंग। फिर उसके सेक्शंस बनाने से पहले हम लोग उसे ब्लॉकिंग कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी मीन स्मॉल और टोमी मीन पीसेस। द सेक्शन थिकनेस इज एडजस्टेड एट 15 माइक्रोमीटर टू ट्रिम अवे एनी एक्स्ट्रा वैक्स टू एक्सपोज अ सूटेबल एरिया ऑफ टिश्यू। अब टिश्यू की जो थिकनेस है उसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि 15 माइक्रोमीटर के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, और उसके हिसाब से जो उसके साथ एक्स्ट्रा वैक्स होती है वो वहाँ से रिमूव हो जाए। ऑन एक्सपोजिंग द सूटेबल एरिया थिकनेस इज सेट एट 2 to 5 माइक्रोमीटर। तो ये हमारे पास जब वो एरिया जो हमारे पास टिश्यू जब एक्सपोज होता है तो वो हमारे पास इतनी थिकनेस हमें मिल जाती है। अब माइक्रोटोमी जो है हम लोग जो करते हैं, मीन जो पीसेस की थिकनेस को उनको सेक्शनिंग करते हैं, तो वो हमारे पास मैनुअल मेथड से भी होती है, मीन डायरेक्ट नाइफ के थ्रू करेंगे। तो डायरेक्ट नाइफ के थ्रू करेंगे तो फिर उसे जो है उन जो हमारे पास सॉलिडिफाइड ब्लॉक्स हैं उन्हें कट ऑफ करके उसके बाद हम उसे हीट के थ्रू वो वैक्स मेल्ट करेंगे और टिश्यू को वहाँ से पिकअप करके सेव कर लेंगे। इसके अलावा सेक्शनिंग हमारे पास ऑटोमेटिक भी होती है। वो हमारे पास स्पेशल टाइप की मशीन्स आ गई हैं जो हमें क्या करके देती हैं, वहाँ पे सेक्शंस करके देती हैं। ये स्टेप्स थे हमारे पास माइक्रोटोमी तक के टिश्यू प्रोसेसिंग के। मीन हमारे पास एक टिश्यू हिस्टोलॉजिकल लैब में आता है तो उसके साथ 3 स्टेप्स होते हैं, ग्रॉस एग्जामिनेशन, टिश्यू प्रोसेसिंग और स्टेनिंग और एग्जामिनेशन। ये 4 मेजर स्टेप्स हैं। ग्रॉस एग्जामिनेशन में आपने फिजिकली उसे देखा, उसके ऊपर किस चीज़ में वो फिक्स होके आया है, कितने साइज का है, कौन सा बॉडी पार्ट है, ये चीज़ें आपने इन डिटेल आपने अपने पास नोट कर लेनी है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्रॉस एग्जामिनेशन। फिर आप उसकी क्या करते हैं, टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं। तो टिश्यू प्रोसेसिंग के हमारे पास आगे स्टेप्स हैं, फिक्सेशन है, डिहाइड्रेशन है, क्लियरिंग है, वैक्स इम्प्रेग्नेशन है, और फिर उसके बाद हमारे पास माइक्रोटोमी है, ब्लॉकिंग और माइक्रोटोमी एंड सेक्शनिंग है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेजर थर्ड स्टेप है वो है हमारे पास स्टेनिंग। स्टेनिंग कैसे करते हैं, नॉर्मली हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजी में हम हेमाटोजाइलिन एंड इओसिन स्टेन यूज करते हैं। Primarily stain applied to the tissue sections, that is हेमाटोजाइलिन and eosin stain, H&E stain इसको नाम दिया जाता है। Widely used staining to identify nucleus and cytoplasm in the cell। टिश्यू में जो सेल्स हैं उनमें हमारे पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग जो स्टेन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हेमाटोजाइलिन एंड इओसिन। ये दोनों क्यों यूज़ करते हैं, आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर में एक चीज़ पढ़ी थी कि स्टेनिंग जो है वो हम लोग इस बेस पे करते हैं कि बेसिक चीज़ को एसिडिक डाई से स्टेन करते हैं और एसिडिक कंटेंट्स को बेसिक डाई से स्टेन करते हैं। तो सेम यहाँ पे जो हमारे पास हेमाटोजाइलिन है वो बेसिक डाई है, तो वो क्या करेगी, स्टेन द एसिडिक स्ट्रक्चर इन द सेल में जो एसिडिक स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज न्यूक्लियस, उन्हें स्टेन करेगी। DNA, राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंड स्टेन द न्यूक्लियर कंपोनेंट ऑफ द सेल्स अ डार्क ब्लू, और उसके अलावा जो न्यूक्लियर कंपोनेंट ऑफ द सेल्स है उन्हें डार्क ब्लू कलर में हेमाटोजाइलिन स्टेन कर देती है। और ईओसिन जो है वो हमारे पास क्या है, एसिडिक डाई है, तो वो सेल का जो बेसिक कंपोनेंट है उनको स्टेन करेगी रेड या पिंक कलर में। तो ईओसिन की वजह से रेड या पिंक कलर आता है, हेमाटोजाइलिन की वजह से ब्लू और पर्पल कलर आता है। लास्ट स्टेप है हमारे पास माउंटिंग। माउंटिंग क्या होता है, माउंटिंग विद कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम नॉर्मली यूज करते हैं और इसकी वजह से वो हमारे पास सेल्स जो है वो प्रोटेक्टिव फॉर्म में आ जाता है। माउंटिंग विद कनाडा, माउंटिंग मीडिया का मतलब होता है, माउंटिंग मतलब होता है चिपकाना। इजीली हम इसको इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि फॉर द एडहेजन पर्पस जो है वो माउंटिंग का स्टेप करते हैं। तो माउंटिंग विद कनाडा बाल्सम, अप्लाई कवर स्लिप एंड एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप। तो लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, माउंटिंग एंड एग्जामिनेशन। अपने टिश्यू के जो पीस है उसे माउंट करो और उसके बाद उसके ऊपर कवर स्लिप रख के एग्जामिन करो अंडर द माइक्रोस्कोप। ये एक शॉर्ट सा स्केच है जो स्टेप्स है हमारे पास। सबसे पहले टिश्यू जब भी लिया जाता है तो वो आप लोगों ने सैंपल कलेक्शन में देखा है कि हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि सैंपल कलेक्शन करते ही उसको किसी खाली मीन ड्राई पार्ट में भी नहीं रखना और सिंपल वाटर में भी नहीं रखना, बल्कि उसे किसी फिक्सेटिव में रखना है। तो वो फिक्सेटिव मैंने बताया था कि नॉर्मली फॉर्मलिन यूज़ किया जाता है, फिक्सेशन। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, जैसे ही टिश्यू सैंपल लिया तो उसके पास फिक्सेशन हुई। तो वो फिक्सेशन, ये वाली जो फिक्सेशन है ये एक्चुअली हमारे पास कहाँ पे होती है, इन द कलेक्शन एरिया, मीन जहाँ पे सैंपल कलेक्ट हुआ है या जिस सर्जन ने सैंपल कलेक्ट किया है वो भी फिक्स करके देते हैं। फिर है उसके बाद ग्रॉसिंग। ग्रॉसिंग मीन ग्रॉस एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन जो आपने देखा, उसके बाद उसे रिकॉर्ड अप कर लिया। फिर उसके बाद डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन का जो स्टेप है ये सारे टिश्यू कंपोनेंट के लिए नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड बोन्स के लिए होता है। डीकैल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, डी मीन रिमूवल और कैल्सी मीन कैल्शियम। डीकैल्सिफिकेशन क्या है, हमारे पास वो स्टेप है जिसमें हम लोग कैल्शियम को रिमूव करते हैं। तो जब हमारे पास कोई टिश्यू बोन आएगा, बोन कोई आएगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं ताकि वो टिश्यू से कैल्शियम रिमूव हो जाए और हम लोग इजीली टिश्यू को अपनी जो सेक्शनिंग करनी है या हमारे पास जो स्लाइड्स बनानी है, तो वो जो टिश्यू प्रोसेसिंग में हमने देखा है हमने क्या क्या करना था, डिहाइड्रेशन करनी है, क्लियरिंग करनी है। तो ये सारे स्टेप हमारे पास ऐसे पॉसिबल नहीं है जब बोन हमारे पास हार्ड फॉर्म में हो, इसलिए हम लोग बोन को डीकैल्सिफाई करते हैं ताकि वो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू बन जाए और फिर फर्दर हम लोग टिश्यू प्रोसेसिंग कर सकें। तो ये चीज़ एमसीक्यूज में आती होती है कि डीकैल्सिफिकेशन किसके लिए करते हैं, तो बोन्स के लिए करते हैं। दूसरा ये एमसीक्यूज ये भी इस तरह से भी आते हैं कि डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस कब किया जाता है, ग्रॉस एग्जामिनेशन से पहले, ग्रॉस एग्जामिनेशन के बाद, टिश्यू प्रोसेसिंग से पहले या टिश्यू प्रोसेसिंग के बाद। तो ये हम कब करते हैं, ग्रॉस एग्जामिनेशन के बाद और टिश्यू प्रोसेसिंग से पहले करते हैं डीकैल्सिफिकेशन इन केस ऑफ बोन। बाकी टिश्यूज के केसेस में ये प्रोसेस नहीं करते। फिर उसके बाद क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के बाद क्लियरिंग, क्लियरिंग के बाद एम्बेडिंग है, फिर सेक्शनिंग है, फिर स्टेनिंग है और माउंटिंग है। तो ये एमसीक्यूज इस तरह से आते होते हैं कि डिहाइड्रेशन स्टेप इज डन बिफोर डैश। तो क्लियरिंग से पहले करते हैं, डीकैल्सिफिकेशन से या ग्रॉसिंग से। तो डिहाइड्रेशन का स्टेप हम लोग क्लियरिंग से पहले करते हैं और डीकैल्सिफिकेशन के बाद करते हैं। तो ये स्टेप आप लोगों ने इन लाइन याद करने हैं कि कौन सा स्टेप किससे पहले है और किसके बाद है। वो यहाँ से कोई भी चीज़ पिकअप कर लेंगे कि फॉर एग्जांपल एम्बेडिंग का स्टेप किसके बाद किया जाता है या किस स्टेप के पहले किया जाता है। तो यहाँ से एक से दो एमसीक्यूज आते हैं।